So this would be lecture 17 of series IR. इसमें we would be looking at World War One, इंटर वॉर पीरियड, जो जंगों के बीच में वॉर पीरियड होता है, ग्रेट डिप्रेशन एंड देन द वर्ल्ड वॉर टू। सो 1914 से वी विल स्टार्ट। जंग शुरू इस तरीके से होती है कि सर्बियन नेशनलिस्ट होता है, वो रशिया को एतमाद में लेता है, अलायंस बनाता है उसके साथ, ऑस्ट्रो हंगेरियन का जो प्रिंस होता है फ्रांस फर्डिनेंड, उसे मार देते हैं। ऑस्ट्रिया अपना बदला लेने के लिए जर्मनी के साथ अलायंस बनाता है और सर्बिया से बदला लेना चाहता है। इसी तरीके से इनके बीच में जंग वॉर रप्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी एक साथ होते हैं, सर्बिया एंड रशिया, रशियन जो एम्पायर होती है वो साथ होती है। बट 1917 में हमने रेवोल्यूशन देखा था कि रशिया के अंदर आ जाता है। तो फिर रशिया एग्जिट कर जाता है और यूएस ज्वाइन कर लेता है 1917 में फॉर सम रीजंस। एंड यूके एंड फ्रांस भी इस यहाँ पे आ जाते हैं सर्बिया के डिफेंस। यहाँ पे जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी होते हैं, तो इसके साथ इटली एंड जापान भी ज्वाइन कर लेते हैं और ऑटोमन एम्पायर भी इनकी पार्टी में आ जाता है। तो दे आर कॉल्ड द सेंट्रल पावर्स एंड दे आर कॉल्ड द अलाइड पावर्स। तो वॉर इनके बीच में लगती है और अलाइड पावर जीत जाते हैं। राइट, अलाइड पावर जीत जाते हैं। फिर एक पीस ट्रीटी होती है जिसे जिसे कहते हैं पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वुडरो विल्सन एक 14 पॉइंट स्कीम देता है। उस 14 पॉइंट के अंदर एक आइडिया होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसमें सारे नेशंस मिल बैठ के मसला हल करेंगे। सो उसका नाम रख दिया जाता है लीग ऑफ नेशन। जैसे अभी मॉडर्न डे यूनाइटेड नेशन है, तो उस टाइम की लीग ऑफ नेशन बन जाती। बट बैड लक ये होता है लीग ऑफ नेशन का कि जो वुडरो विल्सन आइडिया तो देता है लेकिन खुद ज्वाइन नहीं करता। मतलब इसका जो कंट्री यूएस होता है वो लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि उसके मुल्क के अंदर जो हेनरी कैबट जो रिपब्लिकन कैंडिडेट होता है वो अपोज कर देता है कि अमेरिका बाहर के मसलों में नहीं पड़ेगा, वो खुद को अपनी सॉवरेंटी मेंटेन करेगा एंड अमेरिका इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन हमने देखा कि वर्साइल, जो वर्साइल्स ट्रीटी होती है इसकी बेस पे जो वुडरो विल्सन अपने 14 पॉइंट देते हैं बनते हैं। लेकिन उसके अंदर ना एक वीकनेस होती है। वीकनेस ये होती है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, बल्कि एक मैंडेट सिस्टम होता है। मैंडेट सिस्टम ये होता है कि जो ग्रेट पावर कंट्रीज होंगे ना, लाइक अगर यूके इज ग्रेट पावर, फ्रांस इज ग्रेट पावर, तो अगर दुनिया का कोई मसला होता था तो रीजन्स डिवाइड किए गए थे। लाइक यूके का मैंडेट होगा, फलस्तीन वाला रीजन यूके का मैंडेट है, अफ्रीका का रीजन फ्रांस का मैंडेट है। तो देयर वाज अ मैंडेट सिस्टम। ये एक सीरियस वीकनेस थी। फिर डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करना है उसका कोई तरीकाकार नहीं था। मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सिर्फ पीसफुल मैकेनिज्म थे, लाइक मीडिएशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, कोई फोर्सफुल मैकेनिज्म नहीं था कि मसलों का हल निकाला जाए। फिर जापान खुद एक ग्रेट कंट्री था, वो मंचूरिया को इन्वेट कर देता है, तो फिर ये एक फेलियर आ गया। इटली एक ग्रेट कंट्री था, उसने इथोपिया को इन्वेट कर दिया। तो मतलब स्टिल जो स्ट्रॉन्गर स्टेट थी वो अपनी मनमानी जारी रखी थी। इस वजह से ये कुछ वीकनेस थी लीग ऑफ नेशन में जो कि उसकी वीकनेस की तरफ जाती थी। ऑब्वियस, मैंने बताया वुडरो विल्सन ने ज्वाइन नहीं किया था। एक यूनिवर्सल वीटो वाला सिस्टम था। मतलब अनलेस सारे के सारे कंट्रीज अपोज नहीं करते तब तक उस मसले का हल नहीं निकलेगा। लाइक इफ एनी वन यूनानिमस, इफ इवन अ सिंगल कंट्री इज अपोजिंग, तो एक कंट्री से फर्क नहीं पड़ता। सो यूनिवर्सल वीटो का कॉन्सेप्ट था कि एवरी वन हैज टू वर्क फॉर इट। मतलब सारे जितने भी कंट्रीज ग्रेट होंगे जिनके पास मैंडेट था वो सारे एक साथ अपोज करेंगे तभी जाके कोई मसले का हल निकलेगा। सो इट वॉज अनदर वीकनेस। फिर ये मैंडेट सिस्टम मैंने बताया कि कंट्रीज को मैंडेट दिए गए थे और सिर्फ स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट था, लाइक द आर्बिट्रेशन या मीडिएशन। अगर जंग करनी है तो आप 3 मंथ्स का एडवांस नोटिस देके जंग भी कर सकते थे। बट ऑब्वियस, जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, उनका मकसद तो ये होता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। बट इसमें एक वॉर का ये भी था कि आप 3 मंथ्स का नोटिस देते हैं जंग कर। अब ऑब्वियस 1919 में जब लीग ऑफ नेशन बन गई तो जंग खत्म हो गई। अब जो इंटर वॉर पीरियड शुरू होता है ना, कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच का जो पीरियड है उसे इंटर वॉर पीरियड कहा जाएगा। अब जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई तो ऑब्वियस किसी को तो ब्लेम करना था ना। तो एलाइड जीत गए, तो सेंट्रल पावर में जर्मनी था उसके ऊपर जंग का इल्ज़ाम लगा दिया कि सारी जंग में जो भी नुकसान हुआ है अब ये जर्मनी पे करेगा। ठीक है। और जर्मनी के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी कि वो जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, और जो जर्मनी की इकोनॉमी होगी वो लिबरल इकोनॉमी होगी ऑन वेस्टर्न स्टाइल।
जर्मनी मिलिटराइजेशन भी नहीं कर सकता। ये राइनलैंड का इलाका था जो फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में था, तो स्पेशली उसके ऊपर कहा गया था कि नॉन मिलिटराइजेशन होगी, मतलब कोई किस्म का मिलिट्री वहां नहीं जाएगी। और जर्मनी के ऊपर जितना भी यूरोप का नुकसान हुआ है, जर्मनी वो वॉर डेट पे करेगा आफ्टर एवरी 4 ईयर्स एज अ पेनल्टी, ठीक है। और अमेरिका ने अपना सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस के लिए ये कह दिया है कि अमेरिका विल प्रोवाइड सॉफ्ट लोन्स टू जर्मनी। जो सॉफ्ट लोन अमेरिका प्रोवाइड करेगा, और वो भले 4 साल की किस्त जो वॉर डेट्स हैं या वॉर रेपरकशंस हैं वो पे कर सकता है। लेकिन अमेरिका भी इस कंडीशन पे पे करेगा कि जर्मनी अपनी इंपोर्ट और ट्रेड अमेरिका से करेगा और अमेरिका को फ्री एक्सेस देगा टू जर्मनी, ठीक। अब होता ये है कि ऑब्वियस अमेरिका जर्मनी की भी ज़रूरत होती है पैसों की, और वो इन टर्म्स पे आ जाता है, तो अमेरिका की ट्रेड यूरोप के अंदर इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैसा सारा यूएस से आ रहा होता है, स्पेशली इन जर्मनी, क्योंकि जर्मनी पैसा ले रहा होता है। सो जब डिमांड्स इंक्रीज होती है अमेरिकन प्रोडक्ट की, तो अमेरिका की इकोनॉमी फ्लरिश होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। अब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो प्रोडक्शन थी, ऑब्वियस वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो यूएस के अंदर प्रोडक्शन थी, तो वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही एंड हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो सब्सिडीज वगैरह वॉर टाइम में देते थे वो कट करते हैं, ठीक है। वो उन्होंने कट कर दी। और एक तरफ ये जर्मनी को वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो डिमांड्स बन रही थी। तो वहाँ की जो पब्लिक थी वो बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कि हम बैंक से लोन ले लेंगे और ओवर प्रोडक्शन करेंगे, कि जो यूरोप की डिमांड्स हैं उन्हें हम मीट करें, उन्हें पूरा करें। सो ऑब्वियस वार टाइम की जो प्रोडक्शन एंड सब्सिडीज थी वो ख़त्म हो गई। तो एक सडन क्रैश हो गया वहाँ की जो स्टॉक मार्केट थी। अक्टूबर 1929 में जो वॉल स्ट्रीट की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई, उसे कहा गया उस दिन को ब्लैक मंडे। अब जब स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर जाती है तो उसके असरात यूरोप में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नॉट जस्ट यूरोप के अंदर बट यूएस के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, बिकॉज इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड होती हैं, कि यूएस के साथ लिंक्ड हो गई थी इकोनॉमी सारी। फिर 1929 में ये होता है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है हुवर साहब, वो अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज देता है जिसका नाम रखते हैं स्मूथ हॉलेट टैरिफ्स 1913। वो कहता था कि जो श्योरिटी अमाउंट यूएस ने जर्मन को प्रोवाइड की थी रिजर्व में, हम वो वापस निकाल लेंगे। और जो 4 ईयर की इंस्टॉलमेंट हम देते थे वो भी अब हम नहीं देंगे, राइट, जर्मनी को। तो जर्मनी के अंदर क्या हो गया कि ये गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई दिस इज नाउ समथिंग रॉन्ग, कि हमारे साथ गलत किया इन लोगों ने। और अमेरिका के अंदर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे वो राइज होना शुरू हो गए, कि आवर कंट्री फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, कि अमेरिका is सफरिंग फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन, वाई शुड वी हेल्प जर्मनी। तो ये इकोनॉमी जो थी वो फ्री फॉल पे डाउन होना, गिरना शुरू हो गई। तब तक अमेरिका का नया प्रेसिडेंट आ गया, FDR, रूजवेल्ट। वो अपने यहाँ एक नया पैकेज लेके आया जिसका नाम उसने रखा न्यू डील 1932 में, जो कि लेके आया कि हमने 3 R लेके आने। 3 R, 1 R फॉर रिकवरी, जो हमारी डिप्रेशन से रिकवरी करेगी, ग्रेट डिप्रेशन से। फिर हम रिफॉर्म्स लाएंगे, कि रिफॉर्म्स दें कि आइंदा ये दोबारा इशू ना हो, कि जो जो फॉल्ट, जिन फॉल्ट की वजह से डिप्रेशन आया उसे हम सॉल्व करें, एंड जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें रिलीफ दें। सो ये 3 R थे जो FDR की डील में थे। अब ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या पड़ता है कि जर्मनी के अंदर फार राइट सेंटिमेंट और गुस्से के सेंटिमेंट के, एक तो वॉर सेंटिमेंट कि हमारे ऊपर सारा ब्लेम लगा दिया, और एंड मोमेंट पे आके जब यूएस के अंदर डिप्रेशन आया, तो जब हमारी इकोनॉमी इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी और यूएस ने पुल बैक कर लिया जर्मनी से, तो जर्मनी के अंदर ये गुस्सा आना शुरू हो गया। ऑब्वियस जब ये फार राइट सेंटिमेंट आते हैं तो फाशिज्म जैसी मूवमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है। रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जर्मन्स के अंदर आ गई कि नहीं जी, अब हमें बदला लेना है, या हम हर चीज़ को अपोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए सोसाइटी जो थी वहाँ की, वो अथॉरिटेरियन लीडरशिप की तरफ जाती गई, और वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम लोग इस चीज़ का बदला लें, राइट। व्हाट एक्चुअली फॉशिज्म इज, फॉशिज्म को अगर समझा जाए तो फॉशिज्म एक रेडिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन लीडरशिप में बिलीव करती है कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सारे रेडिकल किस्म के लोग हों। लाइक एक टोटलिटेरियन, पॉलिटिक्स के लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज टोटलिटेरियन, के टोटल पावर इन वन हैंड, इकोनॉमी शुड बी इन कंट्रोल ऑफ स्टेट, एक्सट्रीम नेशनलिज्म लाइक माई नेशन फर्स्ट,
एंड जीनोफोबिया, जीनोफोबिया इज हेट्रेड टुवर्ड अदर्स, के बाकी जो कल्चर्स हैं उनको नफरत की निगाह से देखना। एक तो होता है ना, माय नेशन इज गुड, बट जीनोफोबिया से योर नेशन इज बेड। एक कंपैरिजन में हम कहते हैं हमारी नेशन ज्यादा अच्छी है, दिस इज नोन एज जीनोफोबिया। तो इटली और जर्मनी, इन दोनों के अंदर बैक वक्त नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अराउज होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इटली एंड जर्मनी वर ऑब्वियस वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एक साथ थे। अब होता ये है कि किंग विक्टर जो होता है इटली का, वो वो चीट करता है अपने ट्रिपल अलायंस को, राइट। तो उसे भी बदले में चीट मिलता है जो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करता है। ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंट, ये दो पार्टीज थी वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू एंड वर्ल्ड वॉर वन में, जिसे हम सेंट्रल पावर भी कहते हैं और अलाइड पावर भी कहते हैं, ठीक है। सो मुसोलिनी था, वो एक नेशनलिस्ट लीडर बन के इटली के अंदर राइज होना शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू से पहले, राइट। फिर इन लोगों ने रोम की तरफ मार्च किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, लाइक रेवोल्यूशन आ रहा था इटली के अंदर किंग विक्टर एमेनुअल के खिलाफ, एंड राइज ऑफ मसोलिनी इन इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर आया तो वहाँ पे मसोलिनी आ गया, ही वॉज ऑल्सो अ फाशिस्ट टाइप लीडर। इसने वादा किया कि भाई नेशनलिज्म को प्रमोट करूंगा, ट्रेडिशनल सोशल एटीट्यूड को ले आया और रिलीजियस कार्ड को यूज करके मसोलिनी इन पावर आ गया। और इटली के अंदर इसी तरीके से हिटलर साहब का राइज हुआ। हिटलर साहब ऑस्ट्रिया में पैदा होता है, एंट्रेंस एग्जाम देता है, वियना से मूव करके म्यूनिक आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया से मतलब जर्मनी आता है। वो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एक डिस्पैच राइटर होता है, ठीक है। तो उसे आयरन क्रॉस मिलता है। आयरन क्रॉस इज द फर्स्ट क्लास, जैसे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर निशान हैदर है और इंडिया के अंदर उनका भारत रत्न है, जो भी अवार्ड है। सो वो एक वॉर वेटरन होता है वर्ल्ड वॉर वन का। तो ऑब्वियस उसे इस आयरन क्रॉस की वजह से एक पॉपुलिस्ट लीडर बनना शुरू होता है। वो पार्टी ज्वाइन करता है, जिस नेशनलिस्ट सोशल जर्मन वर्कर पार्टी, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है, जो जर्मनी में होती है। ये पार्टी ज्वाइन करता है 1923 में। इस पार्टी को लेटर नाजी पार्टी कहा जाता है, जो जर्मन वर्कर पार्टी होती है। ये इस पार्टी को ज्वाइन करके कू करने की कोशिश करता है। कू मतलब जो रूल होता है उसे ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है। इसे जेल हो जाती है, जेल में एक बुक लिखता है मैं काफ, ठीक है। पर हिटलर की नाजी पार्टी जो है 1928 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वो जीतती 1932 वाला इलेक्शन है, नेक्स्ट इलेक्शन जीतती है। और हिटलर क्या, हिटलर चांसलर बन जाता है। हिटलर जैसे ही चांसलर बनता है तो जर्मन की जो पार्लियामेंट है रेक्सटेग, उसे आग लग जाती है। हिटलर इसी इवेंट को, जो फायर लग जाती है, इसी इवेंट को यूज करके ऑपोजिशन को स्क्रू करता है, उन्हें उनके ऊपर सख्ती करता है, फोर्स करता है। और इस नाइट को कहा जाता है नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स, राइट। अब एक जगह इटली में मसोलिनी राइज हो गया नेशनलिस्ट लीडर, और जर्मनी में हिटलर, दैट मीन्स कि अब दोबारा ये आपस में मिलते जाएंगे। नाज जो ये नाजिज्म पार्टी थी, नाजी पार्टी, इसकी की पॉलिसीज थी एंटी कम्युनिज्म। एंटी कम्युनिज्म मीन्स अगेंस्ट यूएसएसआर। एंटी सेमाइटिज्म मतलब ज्यूज के खिलाफ, एंटी जूज। हॉलोकास्ट भी इसने जूस के खिलाफ किया। हॉलोकास्ट के अंदर जितने भी जूस थे उनको, उनका एक फाइनल सोल्यूशन एक रखा था नाम प्लान का। इसमें ही सेड कि जितने भी जूस हैं वो अपने हाथ के ऊपर स्टार ऑफ डेविड बनाए, दिस इज नोन एज स्टार ऑफ डेविड। तो हमें पता लगे कि ये जूस हैं। तो उन जितने भी जूस थे उन्हें स्टार ऑफ डेविड बनाया, और बाद में जिन जिन के हाथ में स्टार ऑफ डेविड था उन सबको उसने मार दिया। इसका नाम इस प्लान का रखा था फाइनल सोल्यूशन, जिसे हम होलोकास्ट भी कहते हैं, राइट। फिर ड्रीम ऑफ थर्ड रेक, वो कहता था कि जो जर्मन हैं दे आर आर्यंस एंड दे आर सुपीरियर रेस, अगेन द नेशनलिज्म वाला। इसने जो जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर कहा था मिलिटराइजेशन नहीं करनी, बट दे डिड द मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेशली राइनलैंड। फिर इसने कहा कि जी हमने ऑस्ट्रिया के साथ यूनियन बनानी है, उस आंचलस उसका नाम रखेंगे। फिर उसने एंटी कॉमेंट्रन पैक्ट साइन किया। कॉमेंट्रन ऑब्वियस यूएसएसआर की पॉलिसी थी, तो कॉमेंट्रन एंड एंटी कम्युनिज्म, तो उसने जापान के साथ साइन किया ये, बिकॉज जापान और रशिया वर अगेंस्ट ईच अदर, क्योंकि रूसो जापानीज वॉर हमने पहले पढ़ा था कि वो लड़ चुके थे। फिर जर्मनी ने इटली के साथ एक्सेस बना लिया, दैट मीन्स कि नाउ जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया एंड इटली, ये फिर से इकट्ठे होना सारे शुरू हो गए। अब वर्ल्ड वॉर वन की रिसेंटमेंट भी थी इन्हें।
वर्ल्ड वॉर 1 का भी गुस्सा था जर्मनी को कि हमारे ऊपर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया। हिटलर ने क्या किया, मिलिटराइजेशन राइनलैंड की शुरू कर दी 1936 में, जो कि एक बॉर्डर एरिया था वीसेट के जर्मनी और फ्रांस के बीच में। उसने आंचलस करके ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर ये चेकोस्लोवाकिया का जो इलाका था, सुडेटलैंड, उसको भी कब्जा कर लिया। तो फिर जो वहाँ के लीडर्स थे, स्पेशली यूके एंड फ्रांस, दे वर वॉरिड कि ये तो फिर कब्जा करना इसने शुरू कर दिया है। तो वो क्या करते हैं, यूके का प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलिन पीस नेगोशिएशन ऑफर करता है हिटलर को फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसिस के साथ कि हम मिलके इस मसले का हल निकालें। हिटलर मसोलिनी के साथ आता है और हिटलर को मनाया जाता है कि आप बात मान लें। राइट। सो ऑब्वियस, इसका नाम म्यूनिक अपीजमेंट रखा। अपीजमेंट मतलब मनाना किसी को। तो एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होता है इनके बीच में, ठीक है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जर्मनी सेड ओके, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। म्यूनिक अपीजमेंट में ये बात मानी जाती है। लेकिन जर्मनी क्या करता है, व्हाट जर्मनी डज इज कि जर्मनी इसे वायलेट करता है अगेन। पोलैंड को भी कब्जा कर लेता है। और फिर ऑब्वियस ये म्यूनिक अपीजमेंट की खिलाफ वर्जी करता है। सो यूके एंड फ्रांस वो मिल के फिर वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर देते हैं। ऑब्वियस उनका एंटी कॉमेंट्रेंट पैक्ट भी होता है, तो दे नो कि ये यूएसएसआर भी हमारे खिलाफ है। बिकॉज एक तरफ जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया एंड जापान हो गया, एंड बाकी इस तरफ यूके फ्रांस एंड यूएसएसआर थे। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 लग जाती है तो वी सी कि इस तरीके से पार्टी डिवाइड होती हैं। जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी में ऑस्ट्रिया को भी कब्जा कर लिया है, चेकोस्लोवाकिया का इलाका भी कब्जा कर लिया है, पोलैंड पे भी कब्जा कर लिया। अलाइड पावर में यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर होते हैं। यूएसए बाद में ज्वाइन करता है। वो तब ज्वाइन करता है जब जापान की जो फोर्सेस होती हैं वो यूएस का पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करती हैं। देन यूएसए ज्वाइन कर लेता है वर्ल्ड वॉर 2 को भी। दोनों जंग में यूएसए बाद में ज्वाइन करता है। लाइक वर्ल्ड वॉर 1 में 1917 में ज्वाइन करता है एंड वर्ल्ड वॉर 2 में 1941 में ज्वाइन करता है। अब वॉर थिएटर को देखा जाए तो यूरोप के अंदर जर्मनी ये ब्लिट्सक्रीग टेक्टिक यूज करती है, जो कि हमने वॉर में पढ़ा था, दैट्स अ थर्ड जनरेशन वॉरफेयर। जर्मनी डेनमार्क के ऊपर अटैक करता है, नॉर्वे के ऊपर अटैक करता है, नेदरलैंड के ऊपर अटैक करता है। उस तरफ से यूएसएसआर को भी पता नहीं होता कि जर्मनी इज अगेंस्ट अस। तो जर्मनी क्या करता है, जो बाल्टिक स्टेट होती हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड फिनलैंड पे अटैक करता है। इटली अटैक करता है फ्रांस के ऊपर। ठीक है। फिर जर्मनी भी फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यूके के साथ इनकी जंग लगती है। फिर एक ट्राई पार्टीट पैक्ट होता है। हंगरी, बुल्गारिया एंड रोमानिया ये भी जर्मनी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये यूरोप की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। अफ्रीका में देखते हैं तो इजिप्ट जो कि यूके की कॉलोनी होता है, लिबिया फ्रांस की कॉलोनी होता है, तो जर्मनी इन दोनों के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। और देन जर्मनी अटैक करता है यूगोस्लाविया पे एंड ग्रीस पे। यूएसएसआर का देखा जाए तो जर्मनी इनिशियली यूएसएसआर के साथ कोई भी रोला नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं करता। बट जर्मनी की असल की पॉलिसी नाजिम की एंटी कॉमेंट्रन होती है। तो जर्मनी बाद में यूएसएसआर के ऊपर अटैक करता है और उस ऑपरेशन का नाम रखता है ऑपरेशन बारबरोसा। लेकिन जर्मनी को ये नहीं पता होता कि रशिया के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जैसे ही वो ऑपरेशन बारबरोसा शुरू करते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है और जर्मनी को बुरी तरह से डिफीट मिलती है इन ऑपरेशन बारबरोसा। जर्मनी का ये आइडिया होता है लिबेंसरम, जिसे लिविंग स्पेस कहता है, और इसी आइडियोलॉजी की बेस पे जर्मनी अपने आप को एक्सपेंड करता जाता है, अपना एरिया बढ़ाता जाता है। पैसिफिक में देखा जाए, पैसिफिक थिएटर ये जापानीज थिएटर को पैसिफिक कहते हैं बिकॉज देयर इज अ पैसिफिक ओशन। सो जापान ब्रिटिश की जितनी भी इंडो चाइना या बर्मा जैसी कॉलोनीज होती हैं यहाँ पे, उन पे अटैक शुरू कर देता है। वियतनाम, हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब पे भी अटैक कर देता है बिकॉज ये इस रीजन में ब्रिटिश एंड फ्रांस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर अमेरिका क्या करता है, पैसिफिक में जापान के ऊपर ब्लॉकेट कर देता है। मतलब यहाँ पे इनके कुछ आइलैंड्स होते हैं यूएस के। तो यहाँ पे जापान कंट्री होता है पैसिफिक में, तो उसका ब्लॉकेट कर देता है कि जापान को ट्रेड ब्लॉकेट कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे। जापान क्या करता है, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर बेस होता है, नेवल बेस, उसके ऊपर 1941 में अटैक कर देता है। देन अमेरिका क्या करता है, वर्ल्ड वॉर फॉर्मली ज्वाइन कर लेता है और जापान को कन्फ्रंट करता है इन बैटल ऑफ मिडवे।
बैटल ऑफ गुडलकेनाल, राइट। वहाँ पे रशिया एंड जर्मनी में जो बैटल लगती है, जर्मनी को बड़ी बुरी तरह से डिफीट होती है। जर्मनी यूरोप से अपनी बाकी फोर्सेस भी बुलवा लेता है। सो ऑब्वियस वहाँ यूरोपियन थिएटर खाली हो जाता है। एलाइड की आर्मीज जो होती हैं वो अफ्रीका में जीत जाती हैं और इटली को बुरी तरह से शिकस्त हो जाती है। जापान को भी आसाम में शिकस्त दे देता है यूएस, ऑब्वियस। फिर फ्रांस जो होता है वो सारा उनके कब्जे में होता है। तो फ्रांस की आज़ादी के लिए भी ये अलाइड पावर्स मिलके डी डे ऑपरेशन करते हैं। डी डे मीन्स आज़ादी, डिलीवरेंस डे, जिसमें फ्रांस को भी इनसे आज़ाद करवाया जाता है। जर्मनी सरेंडर कर देता है, हिटलर सुसाइड कर देता है, और इटली में मुसोलिनी वो भी सरेंडर कर देता है। लास्ट में रह जाता है जापान, उसके ऊपर अमेरिका 2 एटम बम फेंक देता है, नागासाकी में एंड हिरोशिमा में। इन 2 सिटीज में अपने न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बम फेंक देता है, राइट। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है। और लीग ऑफ नेशन, जिसका काम था पीस मेंटेन करना, तो वर्ल्ड वॉर 2 लगी, डेट मीन्स लीग ऑफ नेशन फेल हो गई। सो फिर एक सक्सेसर बनता है ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये सोचा जाता है कि अब लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किससे करेंगे। सो यूएन कम इनटू फॉर्म, यूएन फॉर्म हो जाती है, राइट।